है 7 अगस्त। भारत सबको समान अवसर प्रदान किया जाए। भारत आप जानते हैं तमाम जातियों में, वर्गों में, उपजातियों में बटा हुआ देश है, लेकिन उसके बावजूद भी सबकी ललक है कि यह उम्मीद की जा रही थी कि खास करके हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको भी समान अवसर प्रदान किया जाए। तो समान अवसर कैसे प्रदान होगा? तो अमूमन ये था कि जितने सक्षम लोग थे, सवर्ण जातियां थी, बड़े लोग थे, सामाजिक स्तर पर उच्चता प्राप्त थे, वो लोग सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिए थे। अपने विश्वविद्यालयों में हुआ, सरकारी नौकरियों में हुआ। उसी के चलते शुरुआती दौर में एससी और एसटी के लिए तो प्राविधान हुआ, लेकिन बैकवर्ड क्लास के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और लंबे समय से उसकी आवश्यकता महसूस की जाती रही। उसी के अपने निराकरण के लिए मंडल कमीशन का गठन किया गया। मंडल साहब ने फटाफट उस पर अपनी रिपोर्ट भी दी और उसको उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन एक लंबे अरसे तक उसको ठंडे बस्ते में डाल के रखा गया। फिर आते हैं बीपी सिंह साहब, हम उनके आभारी हैं। 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों में बहुत सारी चीजें थी वो रखी हुई थी। वो केवल पिछड़े वर्ग के लिए नहीं था, वो केवल ओबीसी के लिए नहीं था। उनका मकसद था, उनका सपना था, उनका रिकमेंडेशन था, जिससे पूरा का पूरा देश एक विकास की गति को प्राप्त करता और आगे लागू किया। और 2 सिफारिशों के लागू करने के परिणाम स्वरूप पूरे देश में एक तरीके से तूफान आ गया। उसका विरोध शुरू हुआ और सवर्ण लोग विरोध किए और तरह तरह से उन्होंने लागू मंडल कमीशन वह जो 2 पॉइंट स्तर पर आज उसकी क्या आवश्यकता है? सबसे बड़ी आवश्यकता तो यह है कि कोई भी नियम कानून आप लागू करेंगे, आप कोई भी परियोजना लागू करते हैं तो उसके लिए पहली शर्त है कि आंकड़े आपके पास हों। हमारे देश में विभिन्न जातियों के आंकड़े क्या हैं वो आपके पास हो। तो जनगणना जरूरी है। जनगणना में एक लंबे अरसे से जनगणना की नहीं गई है और जनगणना जो हुई भी 2016 में हुई, तो उसमें से आर्थिक आंकड़े तो आए, लेकिन और जातियों के आंकड़े छुपा दिए गए। 2011 में एक बार यूपीए सरकार ने वो जनगणना कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी जातियों का उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। तो इसलिए आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि एक बार पूरे देश के पैमाने पर जाति आधार पर या जो भी है ये सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर उसके जनगणना हो जाए। और वो जाति जनगणना एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चीज वो बन करके इस समय उभर रही है। हम बिहार सरकार का और खास करके नीतीश कुमार के हम आभारी हैं। उन्होंने एक साहस किया कि जाति जनगणना अपने यहाँ करा करके एक आंकड़ा उन्होंने दिया और वो आंकड़ा अपने आप में क्रांतिकारी आंकड़ा था। उसके बाद उम्मीद की जाती थी कि पूरे देश के पैमाने पर उसका पालन किया जाएगा, परिपालन किया जाएगा और वो आंकड़े जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने उसमें भी हस्तक्षेप किया। तो कहीं ना कहीं से यह क्यों ये सरकारें जाति जनगणना नहीं करा रही है, जातियों के आंकड़े नहीं लाना चाहती है, जनसंख्या के आंकड़े नहीं लेना चाहती है, और अगर आपके पास आंकड़े ही नहीं होंगे, अगर आपके पास इसकी जानकारी नहीं होगी सकती, तो आप कौन सी नीति, कौन सा कार्यक्रम कैसे आप लागू करेंगे? आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए आपके साथ उपस्थित हैं। आइए हम अपने नए वरिष्ठ पैनल से आपका हम परिचय कराएं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और ये खीरी लखीमपुर से और समाजवादी पार्टी के नेता
एडवोकेट शशांक यादव जी, आपका यादव जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जगनारायण सिंह यादव जुड़े हैं बिहार से, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी है एडवोकेट रत्ना बोरा जी, आप आती हैं गुजरात से, अम्बेडकर कारमा की आप संचालिका हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ अभी ये भागवत परिहार जी भी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है भागवत परिहार जी। तो हम शुरू में ही हम चलते हैं जगनारायण सिंह यादव जी के पास। बिहार की इसमें महती भूमिका रही है। मंडल साहब भी बिहार से आते थे, उन्होंने ईमानदारी के साथ मंडल कमीशन की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और उतनी ईमानदारी के साथ डीपी सिंह साहब ने भी केवल उसके 2 प्रावधानों को लागू किए। और सबसे बड़ी चीज है, जनगणना कराने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बिहार सरकार ने उसकी शुरुआत की। तो इन सारे संदर्भों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जाति जनगणना कितनी जरूरत है और आखिर इसको क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी जगनारायण यादव। तिवारी जी, जगनारायण जी, 7 अगस्त है, आवाज आ रही है? आवाज मिल रही है? हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है जी, बोलिए। इस जाति के शोषण और आर्थिक शोषण में विभेद करने वाले इस सिद्धांत के प्रोपोजिशन को प्रतिपादित करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नमन करते हुए और इस देश में इसका प्रायोगिक रूप देने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह और इंद्रश्री मंडल जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इन सवालों पर अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तिवारी जी, इस देश को एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, विषम संघवाद के नाम से जाना जाता है। ये संघवाद को अंग्रेजी में एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहा जाता है। ये विषम संघवाद का देश है, संघ में विषमता है और इसलिए बहुत सारी समस्याएं इस देश में पैदा हुई और आज भी हम उसको झेल रहे हैं। डॉक्टर लोहिया मानते थे कि जाति के आधार पर जो शोषण हुआ वो आर्थिक शोषण से ज्यादा मजबूत है, इसलिए इसके खिलाफ लड़ना है और उन्होंने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया। सप्त क्रांति में वो किसी भी जाति की महिला को पिछड़ा मानते थे और समाज में जो लोग वंचित थे उनको अवसर, समान अवसर देने की बात करते थे। तो इसका आंदोलन शुरू हुआ और लोहिया की पार्टी भी इसी सवाल पर बट गई, टूट गई, अलग हो गए। फिर ये आंदोलन का कारमा बढ़ता रहा। कभी कभी संयोग, जिसको अंग्रेजी में कॉस्मिक जस्टिस और संस्कृत में काकतालीय न्याय कहा जाता है, तो कभी कभी काकतालीय न्याय से कुछ चीजें सामने उभर कर आ जाती है दैव संयोग से। जैसे गांधी जी ने कहा कि हमारे लाश पर देश का बंटवारा होगा, लेकिन संभव नहीं हो सका। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किन हालातों में इसको लागू किया, तिवारी जी आप भली बात जानते हैं। लालू जी बिहार में बोलते थे कि झारखंड मेरे लाश पर बटेगा, लेकिन उनके हाथ से बटा। तो कभी कभी सत्ता समीकरण में दाव पेच में बहुत चीजें सामने आ जाती है। जो मांग नहीं पूरा होना होता है वो भी पूरा हो जाता है। लेकिन ये मांग काका कालेलकर आयोग के बाद 53 से चल रहा था और 1991 में अगस्त में लागू हुआ, घोषणा हुआ, 92 में लागू हुआ। तो अभी जो बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और लोहिया कर्पूरी के अनुयायी, जयप्रकाश के अनुयायी नीतीश कुमार जी, इस बिहार में जयप्रकाश लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के सपनों का बिहार देश बनाने का जो संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सारे काम को हम लोग किया है। और हम लोगों ने ये जाति आधारित, जाति जनगणना नहीं बल्कि जाति आधारित इसका नाम दिए और इसको हम लोग बखूबी से कराया। 500 करोड़ रुपया खर्च भी हुआ सरकार के खजाने से, सारे आंकड़े सामने आ गए। तो इस आंकड़ों के आने के बाद अब एक तीसरी समस्या खड़ी हो गई। अब देखिए, इस देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो पिछड़ा वर्ग में वर्गीकरण के समर्थक हैं। पिछड़े वर्गों में रोहिणी आयोग का गठन हुआ, उसने अपना रिकमेंडेशन जमा भी कर दिया, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक उस रिकमेंडेशन को पब्लिक नहीं किया, न टेबल किया, ऐसे रखे हुए। जस्टिस रोहिणी के अध्यक्षता में आयोग बनी थी
और रोहिणी ने जब पूरब के राज्यों का बैठक किया रांची में, तो मैं भी उस बैठक में शामिल हुआ। तो उन्होंने क्या कैटेगराइज किया वो पता नहीं चला। और बिहार में तो मुंगेरी लाल आयोग ने पहले ही पिछड़े वर्गों में 2 कैटेगरी बना दिया था। अब सवाल है कि हम लोगों ने जो निर्णय लिया कि जाति आधारित गणना कराना जरूरी है, इससे उसके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सारा चीज पता चल गया। अब देखिए हम लोगों ने जो लाइन लिया, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे लाइन को टो कर रहा, हमारे लाइन को फॉलो कर रहा है। तिवारी जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मलाईदार लोग शेड्यूल कास्ट में लाभ उठा रहे हैं और उसमें नीचे की जातियां, मुसहर, डोम, मेस्तर, इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका कैटेगराइजेशन किया जाए, इसमें जो है वो वर्गीकरण किया जाए। तो सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार ये भी कह रहा है कई जगह के आरक्षण पर कि आप महाराष्ट्र में कैसे लागू कर दिए, मध्य प्रदेश में कैसे लागू, आपके पास क्या आंकड़ा है, आपके पास क्या फिगर है। और हम लोगों ने तो जाति आधारित गणना करा करके बिहार में 15% रिजर्वेशन बढ़ाया। SC ST का 2% आबादी था, उसको 1% हम बिहार में आबादी में देते थे, उसको 2% किए। शेड्यूल कास्ट की आबादी बिहार में 31 के जनगणना में 16% था, वो आज 20% हो गया, तो 4% उसको बढ़ाए। तो 2 और 4, 2 1 5 बढ़ा। और 10% जो पिछड़े वर्ग हैं उसमें अति पिछड़ों की आबादी 36% है, तो उस हिसाब से उनको हम बढ़ाया। तो हमने 65% बढ़ाया, तो हाई कोर्ट ने इसको रोक दिया है। और हाई कोर्ट के रोकने के बाद हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के डिसीजन सही है, लेकिन हम इस केस को अपने स्तर से देखेंगे, उसके जो हम स्टे को, उसके रिएक्शन को हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट नीतीश कुमार की बात बोल रहा है, और अब पिछड़े में और अति पिछड़े में और जो शेड्यूल कास्ट में लोग हैं वो चिल्लाने लगे कि नहीं भाई, रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हम जाएंगे कोर्ट में। और माननीय जीतनराम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, स्वागत जो कदम है। तो ये सवाल चल रहा है। और एक न्यूज लॉन्चर न्यूज है जिसके अभिषेक जी उसके एंकर हैं, तो एक ऋषि मिश्रा थे, तो उन्होंने कहा कि भाई 100 IS बना है EWS में, तो 100 में 74 ब्राह्मण बन गए हैं, 13 राजपूत बने हैं, 3 भूमिहार बने हैं, रेस्ट लाला बने हैं। तो उनका कहना है कि भाई 100 में 74 ब्राह्मण और 13 राजपूत है, यहाँ भी झमेला खड़ा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या EWS में वर्गीकरण होगा? तो मिश्रा जी ने तर्क दिया कि नहीं नहीं, यहाँ तो छुआछूत का मामला नहीं है। तो मेरा कहना है कि शेड्यूल कास्ट जितने हैं उनमें तो आपस में छुआछूत का मामला नहीं होता है। तो ये देश में जो मामला बढ़ रहा है, गाड़ी जो बढ़ रही है, वो डॉक्टर लोहिया को नमन करने की चीज है। उन्होंने 50 के दशक में सवाल को उठाया और आज ये समसामयिक विषय बनकर, प्रासंगिक बनकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वर्गीकरण करना है, तो 1931 के जनगणना पर तो वर्गीकरण होगा नहीं। आबादी बढ़ी है, किसका परसेंटेज ज्यादा है, किसका जो है प्रजनन क्षमता ज्यादा है, तो बहुत सारी चीजों का घालमेल सामने आ रहा है। इसलिए अभी जो मामला है वो गाड़ी अब आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पक्ष में आके खड़ा हो गया कि भाई जाति आधारित जनगणना चाहिए। कुछ पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि ये होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में विपक्ष के दबाव से तय हुआ कि जाति आधारित जनगणना होगा, लेकिन पता नहीं किस आधार पर उसको रोक दिया गया। आज राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं इस देश के, कि भाई जाति आधारित गणना होना चाहिए, लेकिन उनके प्रांतों में तो तिवारी जी सरकार है। तो हम लोगों ने अपने प्रांतों में बीजेपी के साथ सरकार चला के, दूसरे के साथ सरकार चला करके गणना कर लिए, लेकिन ये कर्नाटक में क्यों नहीं करा रहे हैं? इनकी जहां सरकार है कि उसको तो एक दीपक दिखाना चाहिए। तो ये कांग्रेस के लोग भी घालमेल ही किए हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सरकार है प्रांतों में। हमारी जहां सरकार थी जनता दल की, हमने कराया, तो इनको कराना चाहिए और एक मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। जब देश में और प्रदेशों में ये काम शुरू होगा तो आने वाले दिनों में पूरे देश में मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को भी कराना पड़ेगा। तो मेरा आग्रह है कि विपक्ष के लोग भी ईमानदारी से इस काम में लगना चाहिए, क्योंकि बोलता दल यहाँ ज्यादा है
कर्ता दल कम होता है हिंदुस्तान में। बोलने के लिए हर लोग बोलता है समाजवाद लाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये देश में दोहरी चरित्र का राजनीति चलने वाला नहीं है। और जो बिहार ने जो रास्ता दिखाया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया, बाइफरकेशन करना होगा। तो बाइफरकेशन करना होगा तो उसका आधार गणना आपको डेटा होना चाहिए। इसलिए तिवारी जी, आज हम जो मंडल दिवस है, इस दिवस पर लोहिया जी को पुनः नमन करते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। फिर मौका मिलेगा तो बोलेंगे। हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है और इंडिया गठबंधन के लोगों से आग्रह है कि वो लोग जहां सरकार में हैं, उसको आजादी है, उनको भी करा करके एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि राहुल गांधी जी की पार्टी भी इसके पक्ष में है। ये नहीं कि पार्लियामेंट में भाषण देने से देश में कोई परिवर्तन और होने वाला नहीं। लोग समझ रहे हैं कि आपकी सरकार है तो आप नहीं करा रहे हैं, भाई तेलंगाना में कराइए, कर्नाटका में कराइए। तो ये कराने की चीज है और हम लोग कराया है। अब इनको नहीं कराएंगे तो लोग देश के समझ जाएंगे झूठ बोल रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जनराज जी। आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बार बार कट रहा है, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे, रत्ना जी भी रास्ते में है, अगर रत्ना जी तक आवाज पहुंच रही हो तो हम चाहेंगे कि रत्ना जी अपनी टिप्पणी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारा बार बार नेटवर्क कट रहा है। रत्ना जी, रत्ना जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और तो हम चाहेंगे कि एडवोकेट शशांक यादव जी हमारे साथ हैं। लीजिए शशांक जी, मंडल कमीशन की सिफारिशें कितना क्रांतिकारी तरीके से उसकी रिपोर्ट आई थी, उस तरीके से काम नहीं हुआ और बीपी सिंह ने शुरू भी किया तो केवल 2 पॉइंट उन्होंने लागू किया। पूरा मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उसका लागू किया जाना है और जब तक वो नहीं होगा, और ये काम तब तक नहीं होगा जब तक जाति जनगणना नहीं होगी। तो उसके लिए आखिर ये सरकारें, केंद्र सरकार हो या अपने राज्य सरकारें हो, आखिर क्यों अनदेखी करती है और इसका समाधान कैसे निकलेगा? शशांक यादव जी, अनम्यूट कीजिए। शशांक यादव जी का भी नेटवर्क नहीं है, कट जा रहा है। रत्ना जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप अनम्यूट करके टिप्पणी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं। रत्ना जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके चर्चा को आगे बढ़ाइए। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आ रही, जी आ रही। दरअसल हम भी किसी एक मीटिंग से ही लौट के आ रहे हैं, कोर्ट से सीधा मीटिंग में गए थे। अब जो ये चर्चा है आज की, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी पैनलिस्ट साथियों को, बहुजन संवाद को, मंडल कमीशन के आज के दिन के लिए बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आज ही के दिन वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन को 7 अगस्त 1991 में लागू किया था और उसके बाद 15 अगस्त के बाद से उसके मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया। तो ये बहुत ही मुबारक दिन है, बहुत अच्छा दिन है। दरअसल मंडल कमीशन के लिए तो 1953 से ही मांग उठ रही थी, क्योंकि अगर मैं आपको इसके इतिहास की तरफ ले जाऊं, जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, उसके इतिहास की तरफ अगर हम चले तो फूले के समय, जब ज्योतिबा फूले थे, तभी से ये आरक्षण दिए जाने की उनके तरफ से भी मांग उठी थी कि भी जो तबका नीचे है या पिछड़ा हुआ है उस तबके को आगे बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद 1882 के बाद 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई और उसके बाद 1933 में कम्युनल अवार्ड पास हुआ और कम्युनल अवार्ड में इस तरह से आरक्षण के प्रावधान रखे गए, रिजर्वेशन के प्रावधान रखे गए। उसके बाद जैसे हम जानते हैं भारत देश आजाद हुआ 1950 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 बना, उसमें सभी स्टेट से लिस्ट मंगाई गई। पहले ये अनुसूचित जातियों के बारे में मैं बात कर रही हूँ और जनजाति के बारे में बात कर रही हूँ, और सभी स्टेट से लिस्ट मंगाई गई। उनके गवर्नर के साथ कंसल्टेशन के बाद एक नोटिफिकेशन बाहर निकालने के बाद जो लिस्ट बाद में राष्ट्रपति को भेजी गई, ये हमारे आर्टिकल 341 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद ये जो अनुसूची मतलब की लिस्ट एक सूची में डाल दिया गया, तो पूरे के पूरे अनुसूचित जाति और जनजाति की एक लिस्ट तैयार हुई और उसमें वो सब समाज जो ऑप्रेस्ड था और डिप्रेस्ड था, बैकवर्ड था,
वो मतलब जो सामाजिक तौर पे बैकवर्ड था, जिसका विकास सामाजिक वजह से नहीं हुआ, उसको आगे बढ़ाया गया और उसको लिस्ट में डाला गया। अब आर्टिकल 341 ब्रैकेट 2 ये कहता है कि किसी भी समाज को अनुसूचित जाति या जनजाति में लाना हो तो सबसे पहले पार्लियामेंट में ही उसका अमेंडमेंट किया जा सकता है, लाया जा सकता है। अब बात आती है ओबीसी की, अति पिछड़ा समाज। अब ओबीसी के लिए भी, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए भी 1953 से मांग उठ रही थी। फिर वहां पे मंडल कमीशन का फॉर्मेशन हुआ और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। कल लंबे समय तक ये रिपोर्ट बंद बस्ते में पड़ी रही। उसके बाद ये रिपोर्ट जैसे आज के दिन में 7 अगस्त 1991 में वीपी सिंह ने इस रिपोर्ट को लागू किया और फिर इस रिपोर्ट के आने के बाद से पूरे देश के अंदर थोड़ा, हम सब जानते हैं, मैं तब दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी और हमारे समय में ये आंदोलन बहुत ही जोर पकड़ा था और सारा का सारा देश ऐसा समझ जाता है कि सब मंडल कमीशन के विरोध में है। परंतु हम लोग जो छात्र थे, हम लोग मंडल कमीशन के फेवर में बाहर आए और तब वहां पे क्रांति चौक बना था, तो हमने भी प्रो मंडल कमीशन फोरम चौक बनाया था। उस टाइम पे हमने उसको चौक बना के पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हमने मंडल कमीशन को जो इम्प्लीमेंट किया था उसके समर्थन में अपनी बात रखी थी। और धीरे धीरे तब हम लोग भी उस समय में वीपी सिंह सरकार जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ जुड़े। फिर हमारे शरद यादव जी, लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी, जो भी उस समय के नेता थे जनता दल के, हम सभी लोग स्टूडेंट विंग उनके साथ जुड़े। और इस तरीके से मैं खुद कह सकती हूँ कि मेरी राजनीतिक या सामाजिक जो समझ पैदा हुई और बनी वो मंडल कमीशन से ही बनी है। मैं मंडल कमीशन की ही प्रोडक्ट हूँ, मैं अपने आप को ये कह सकती हूँ। तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छी तरह समझ है कि उस समय पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह का माहौल था और हम लोगों ने किस माहौल में रहकर वहां पर अपनी बात को रखी थी। और तब तो यूट्यूब का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, आपकी कोई बात सुनने और कहने वाला नहीं था, एक तरफी बात चला करती थी। और उन एक तरफी बातों में तो सिर्फ एंटी मंडल की बात चलती थी, क्योंकि वो स्वर्ण समाज था। पूरा का पूरा जितना मीडिया था, जैसे आज हम उसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसी तरह से उस समय का जो स्वर्ण समाज का मीडिया था वो वीपी सिंह सरकार को बहुत ज्यादा मतलब उसके विरुद्ध में चल रहा था। और उन्होंने मतलब वीपी सिंह के लिए बहुत सब क्या कहते हैं स्लोगन्स भी बनाए थे कि मतलब इसको रत्ना जी, इन सारे इतिहास भूगोल से हम सारे लोग परिचित हैं। आज हमारी जो ये जिज्ञासा है और ये जो समस्या है कि मंडल आयोग की कोई भी रिपोर्ट लागू करने के लिए, कोई भी कार्यक्रम लागू करने के लिए पहले उसके डाटा होना चाहिए। वो डाटा ही आज की तारीख तक नहीं है। और इतना सब होने के बावजूद ये बिहार ने उसकी शुरुआत तो कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी ठंडे पत्ते में पड़ा हुआ है। तो जब हमारे पास डाटा ही नहीं रहेगा तो फिर हम उसके प्रति हम कैसे ईमानदार हो पाएंगे। बिल्कुल सही बात है आनंद जी। अब मैं आपको आज के संदर्भ में बताती हूँ, जिस तरीके से बिहार में ओबीसी की पूरी जातिगत जनगणना नहीं परंतु सर्वे कराया गया और साथ में इकोनॉमिक सर्वे कराया गया नीतीश कुमार की सरकार ने। और उस सर्वे के सामने आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब उसको इम्प्लीमेंट करे उससे पहले हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया। तो जो हम चाहते हैं, मतलब जो कि बहुजन समाज चाहता है कि भी जो जनगणना हुई है वो जातिगत जनगणना हो, साथ में उसके आर्थिक आधार की भी जनगणना हो। कौन सी जाति को कौन सा कुछ क्या मिला है वो सब भी उस जनगणना के बाद ही बाहर आएगा। और जब जनगणना होती है तभी तो पता चलेगा ना कि किस जाति की समाज को कितना उसको हिस्सेदारी चाहिए, उसको कितनी सरकार की योजनाओं में उनको क्या प्रोजेक्ट चाहिए, क्या पॉलिसी बनानी है और उनको किस तरीके से आगे लाया जाए। तो ये तो जातिगत जनगणना, यही सब हमारी मांग है। आज देखिए कि अभी राहुल गांधी जी भी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले तब और उससे पहले की यात्रा में भी उन्होंने जातिगत जनगणना के लिए बहुत ही एम्फेसाइज किया है। और ऊपर से जो 2024 के लोकसभा के 18वीं चुनाव थे, 18वीं लोकसभा के, उसके अंदर भी जो घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था, उसके अंदर भी जातिगत जनगणना
कराने की बात की है। और हम लोग जातिगत जनगणना इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हम 1931 के आंकड़े हैं अभी हमारे पास। आज जो मंडल कमीशन लागू हुआ है उसके अंदर जो 27% दिया गया है ओबीसी को, तो क्या सिर्फ 27% ओबीसी नहीं है, तो उससे भी ज्यादा है। ये जो बिहार की जो जातिगत सर्वे हुआ उससे स्पष्ट हो गया कि जो ओबीसी है 52% नहीं है, जी रत्ना जी, परंतु ओबीसी 60 से 65% ओबीसी है। तो ये जो 60 से जी रत्ना जी, हम आपके 65% पास फिर आते ओबीसी, हैं। जी रत्ना जी, हेलो, हम आपके पास फिर आते हाँ जी, हैं। आपके पास में फिर आते हैं। हाँ नाव हाँ, साथियों की टिप्पणी ले लें। ठीक है अ, ठीक है, हमारे मैं साथ। भी तब तक जी सेट, यस जी यस, जी 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 जी, मैं फिर जी मिलती जी, हूँ, मैं सेट होती हूँ तब तक। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से ये जुड़ चुके हैं प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जी। तो हम इस शशांक यादव के पास चले। उससे पहले चाहेंगे कि जितेंद्र मीणा जी, आज की जो आवश्यकता है, समस्या है कि जब हमारे पास कोई डाटा ही नहीं होगा तो हम कोई भी कार्यक्रम हम कैसे लागू कर पाएंगे। मंडल कमीशन की जितनी भी उसकी आकांक्षाएं थी, उनकी चाहत थी, उन्होंने इतनी जल्दी से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख तक इतनी निष्क्रियता बनी हुई है कि उसको एक तरीके से ठंडे बस्ते में ही अपना लोगों ने डाल दिया है। और खास करके जो चैंपियन अपने आप को लोग कहते हैं कि मंडल आंदोलन चैंपियन, वो लोग भी सरकार में आने के बाद भी वो लोग उस तरीके से पहल नहीं कर पा रहे हैं ये जैसे ये पहल किया जाना चाहिए। तो इस पर आपकी टिप्पणी जितेंद्र मीणा जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा कि मंडल कमीशन जब आया और उसके बाद से लेकर के उसे लागू करने में जितना इंतजार इस देश के एक बड़े तबके ने किया, उससे ही इस देश के हुक्मरानों की सीरियसनेस का अंदाजा हो जाना चाहिए था हमें कि भाई 80 से लेकर के और लागू होना 93 और फिर यूनिवर्सिटी जैसे सिस्टम में तो 2008 और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो 2013 आ गया। तो ये जो पूरा अंतराल है 1980 से लेके 2013 तक का, इससे पता चलता है कि हमारे देश के जो हुक्मरान है उनका वो कितने सीरियस है। दूसरा जो आपने बात कही कि जो चैंपियन है, चैंपियन नो डाउट वो चैंपियन है, लेकिन सिर्फ उनके हिस्से में है कितना, कंट्रोल में कितनी चीजें हैं, क्या पूरे देश के संस्थान उनके कंट्रोल में है, क्या देश की सरकारें वो चला रहे थे। हाँ, वो जरूर उनकी एक भूमिका रही है, लेकिन पूरा सत्ता प्रतिष्ठान उनके कंट्रोल में नहीं रहे। सत्ता प्रतिष्ठान हमेशा से दूसरों के कंट्रोल में रहे और उसका नुकसान ये हुआ कि मंडल कमीशन को लागू होते दिल्ली विश्वविद्यालय में 2013 आ जाता है और आज की तारीख में सिर्फ 10 साल पहले मंडल कमीशन की सिफारिशें दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू हुई और उसका नतीजा ये कि 6 से 7% लोग ओबीसी तबके के प्रोफेसर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट रेशियो भी देखें तो उसमें भी बहुत नहीं है। जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ही ओबीसी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उससे ऊपर वो चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे वो सरकार में हिस्सेदारी का मामला हो, वो बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि मंडल कमीशन को लेकर के जो सीरियसनेस देश में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। ये सबसे जरूरी बात थी जो अभी एडवोकेट रत्ना साहिबा कह रही थी कि भाई जनगणना, क्योंकि ये जनगणना तो मंडल कमीशन के आने के साथ ही हो जानी चाहिए थी। मंडल कमीशन ने ऑफिशियली एक रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने देश के ओबीसीज का एक डेटा पेश किया, लेकिन सरकार के लिए और जरूरी था कि वो सबसे पहले वो जनगणना खुद से कराते और करा करके बताते कि इतने परसेंट ओबीसी है और उनकी ये हालात है और इस हालात के बाद में हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या उससे आगे बढ़ रहे। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश की सरकारें जिन्होंने चलाई है, कोई भी पार्टी रही हो XYZ, वो कभी सीरियस नहीं रहे, कभी भी सीरियस नहीं थे, खास करके ओबीसी को लेकर के। ST SC का मसला इसलिए थोड़ा सा दिखता है क्योंकि वो डिबेट संविधान सभा में ही क्लियर हो चुकी थी, संविधान के लागू होने के साथ ही तय हो चुकी थी, तो वो तो एक ऑलरेडी तय था, फिक्स था मामला। लेकिन उससे भी जिस तरीके से पिछले दिनों डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है, हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो ST हो, OBC हो, SC का तबका हो, उस पर अटैक्स जारी है और वो हर जगह से है। वो जो सरकार है उसकी तरफ से भी है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उसकी तरफ से भी है, मीडिया की तरफ से भी है, जुडिशरी की तरफ से भी, हर तरफ से वो अटैक हम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए जब मंडल कमीशन की याद में आज हम लोग बैठे हैं
तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस देश की आधी से ज्यादा आबादी अभी भी कागजों में, फाइलों में उलझी हुई है और उसे अपना हक नहीं मिला है। मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियां आने वाले दिनों में ये सवाल करेंगी कि भाई आपने क्या किया है और आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। क्योंकि अब तो उल्टा रिवर्स में गियर लग चुका है कि भाई ओबीसी में क्रीमी छाड़ दो, इसमें से ये हटा दो, उसमें से वो हटा दो। रोहिणी कमीशन की रिकमेंडेशन हमारे सामने आने वाली है कुछ सालों में। वो कभी जब एसटी-एससी में मामला आ चुका है, अगला रोहिणी कमीशन है और उसके बाद वो तमाम तरीके की डिबेट शुरू हो जाएंगी जो उस पूरी स्पिरिट को खत्म करने के लिए होंगी। तो ऐसे में ये चुनौती हमारे सबके सामने है कि हम इससे कैसे निपटते हैं। और ये कलेक्टिव मामला, ये इंडिविजुअल किसी ओबीसी की किसी एक जात का मसला नहीं है, एसटी की किसी एक जात का मसला नहीं है, किसी एक पार्टी का भी मसला नहीं है। ये कलेक्टिव मसला और एक कलेक्टिव फाइट है। कलेक्टिव फाइट करेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। जी हमारे पास फिर आते हैं। अब हम चलते हैं शशांक यादव जी के पास। शशांक यादव जी, सदन में इस बार बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी आई है, तीसरे नंबर की पार्टी होकर के आई है और पूरे के पूरे समाजवादी आंदोलन को नेतृत्व करने के एक तरीके से पूरे देश के पैमाने पर इसकी जिम्मेदारी है। हालांकि ये बात लागू करने का ये काम तो सरकार करेगी, लेकिन एक मेन अपोजिशन के रूप में भी समाजवादी पार्टी है। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए तमाम ये पूरी जनसंख्या इसके लिए अपना लगी हुई है। लेकिन सत्ता पक्ष आखिर क्या कारण है कि सत्ता पक्ष इस चीजों को इग्नोर करता जा रहा है और सत्ता पक्ष पर कोई ऐसा दबाव नहीं बन पा रहा है। समाजवादी आंदोलन के लोग भी उस तरीके से दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि इसको लागू कराने के लिए उसकी प्रारंभिक शर्त है कि जनगणना होनी चाहिए, जनगणना, जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना के लिए ही एक बार मजबूती के साथ बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार आई और तो वहां पर उन्होंने फैसला कर लिया। लेकिन नीतीश कुमार का जैसे ही वहां पर ये ब्रेकअप होता है, ये फिर मामला ठंडे बस्ते में हो गया। तो ये मंडल कमीशन की सारी रिपोर्टें लागू हो, इसके लिए जरूरी है कि समाजवादी धारा के लोग, समाजवादी आंदोलन के लोग एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ इस बात को पहल करें। तो आप उसकी ये कैसे, क्या संभावना देखते हैं शशांक यादव जी? ये अभी सभी पूर्व वक्ताओं की किसी भी बात को कहीं कंट्राडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी बातें हुई हैं सभी से सहमत हूं। और एक लब्बो लोआब पूरी चर्चा का यही आ रहा है कि जाति जनगणना का डाटा नहीं होगा तो मंडल कमीशन लागू कैसे होगा। जाति जनगणना भी हो जाए, चलिए हमने वो भी मान लिया कि इतना दबाव हम बना दें, अब 243 तक जब पहुंचा गया है मामला तो आगे बढ़ा जाएगा और वो कराएगी वही सरकार जिसका एजेंडा होगा। वरना अभी कम से कम कांग्रेस बोल रही है, समाजवादी पार्टी का एजेंडा हाई है, दूसरे दल बोल रहे हैं इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से कि जाति जनगणना हम कराएंगे। तो एक एजेंडा इशू तो बन ही चुका विपक्ष का। और हमने एक कल्पना के तौर पे आपकी बात मान ली कि जाति जनगणना भी हो गई। जब नौकरियां ही नहीं रहेगी तो आप क्या कर लेंगे। जब पूरा का पूरा, आज ही मैं बैंक मित्रों से मिलके आया हूं, पूरे देश का करीब 24 से 25 लाख बैंक मित्र है और वो बच्चे हाई स्कूल नहीं, क्वालिफिकेशन तो हाई स्कूल है लेकिन सब कंप्यूटर चलाने वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तक भी हैं जिन्होंने 1-1 लाख रुपए लेके कियोस्क और कूलर बनाए। 2014 में बड़ा जोर शोर से मोदी जी ने कहा था कि आपको 5,000 रुपया सब्सिस्टेंस मिलेगा और आपको जो है 0.4% जो बिजनेस करे हुए उसका मिलेगा। और आज हैसियत आप जानते हैं उनकी क्या रह गई है कि 5,000 से घटा के 2,500 रुपया कर दिया गया है। 14 में 5,000 और आज 2024 में 2,500 रुपए। और जो उनको कमीशन मिलता था वो 0.4% से घटा के 0.1% कर दिया गया। एक घटना। दूसरी घटना बता रहा हूं अपनी आंखों की, अपने आंखों के सामने की। रेलवे में सफर कर रहा था पिछले साल। अब रेलवे में भी वो तमाम आ गए, क्या कहते हैं आपके सर्विस प्रोवाइड वाले या जो संविदा वाले जो है टीसी वगैरह जो है, एक
सीनियर उनका जो हेड टीसी होगा उससे वो आगे आगे चल रहा था, ये लोग झगड़ रहे थे, किसी बात पे झगड़ा हुआ होगा, टोका होगा उसने। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा भैया क्या घटना हुई है, और वो बार बार कहते कि साला मरता भी नहीं, साला मरता भी नहीं। तो मैंने कहा भैया किसी मारने की क्यों सोच रहे हो, क्या हो गया ऐसी तफरी में। पता है अब क्या जवाब था, वो बोला ये मरे तो कम से कम 1 लाख पा रहा है, तो हम लोग जैसे कम से कम 5 लोग नौकरी पाए। आप कितनी बीभत्स और कितनी हिंसक सोच आज के युवा की हो चुकी है। तो मंडल कमीशन को लागू करने के लिए जरूरी है, हमने तो वादा किया था और पूरी तरीके से पार्टी का भी वादा है, कांग्रेस ने उसमें समर्थन किया। हम सीधे सीधे मान रहे हैं ये लफड़े वाली कोई नौकरी नहीं, ये संविदा वाली कोई नौकरी नहीं, जो भी नौकरी होगी वो स्टेट पे नौकरी होगी। आदमी का कहीं से कम जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो। मंडल कमीशन लाने के पीछे आज की तारीख में जो 27% का आरक्षण था, वो गिनती में गिनोगे आप टोटल तो अभी भी 12-13% के ऊपर नहीं जा रहा है। जब पूरा आप निकालोगे आज 34 साल बाद ये स्थिति निकल के आ रही है। लेकिन इसने राजनीतिक रूप से इतनी चेतना प्रबल कर दी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि अब इसको आप वापस डब्बे में नहीं डाल सकते हैं। और जन चेतना आई है, ओबीसी और मोस्ट ओबीसी की बहस, शेड्यूल कास्ट और मोस्ट शेड्यूल कास्ट की बहस, ये कितनी तार्किक है कितनी अतार्किक है वो अपनी जगह पर, लेकिन एक बहस शुरू है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। जैसे जगत बाबू जी कह रहे थे कि मामला आज वो मेन स्ट्रीम में आ चुका है। लेकिन जो होशियार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, वो ईडब्ल्यूएस निकाल देंगे, वो डायरेक्ट लेटरल एंट्री निकाल देंगे। लेटरल एंट्री में कोई आरक्षण नहीं होगा। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का आईएएस अफसर जो आप 10 साल की जो सीनियरिटी का आएगा, जो पॉलिसी मेकिंग में, वहां पर कहीं आप है नहीं। हलवा खाने वालों में, राहुल जी ने बड़ा सही कहा कि हलवा खाने वालों में, बजट बनाने वालों में एक भी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का आदमी नहीं है। ये चीजें लगातार चलती रहेंगी। उसका रीजन है तिवारी जी, आप और खुद, मैं आप ही से सवाल करता हूं तिवारी जी, मीडिया में क्या शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लड़कों की कमी है? इतने मेहनती, मैं खुद 24 साल रहा, मैं पत्रकारिता क्लब का अध्यक्ष भी रहा लखीमपुर खीरी का, लेकिन मैंने किसी को प्रमोट होते नहीं देखा। मुझसे भी अच्छे टैलेंटेड लड़के, मुझसे भी अच्छे लोग थे मीडिया में जो गए और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होके या तो डेस्कों पे बैठा दिए गए या मैनेजमेंट से कोई कुछ नहीं कर पाए। इक्का दुक्का नाम कहीं निकल के आ रहे हैं, वरना शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड, या उन्होंने जाके सत्ता के बिल्कुल वो नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, जो बिल्कुल सत्ता के चरणों में गिर गए, वो कहीं ना कहीं पर अपने को सरवाइव कर रहे हैं। ये लड़ाई, इस मंडल कमीशन की लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को अब हमें नौजवानों के साथ जोड़ना पड़ेगा। एक अगर समय ना हो, 1 मिनट मैं और अपनी बात कहना चाहूंगा। लड़ाई को समझिए, एक नौकरी निकलती है 10 लोगों की, 5 नौकरियां आरक्षित, 5 नौकरियां आरक्षित। 5 आरक्षित नौकरियों के लिए 4000 शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड आवेदन करता है और 5 अनारक्षित नौकरियों के लिए 5000 सवर्ण आवेदन करता है। 5000 में 5 को मिल रही है, 4995 जो सवर्ण है उनको नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन वो सवर्ण लड़का इस बात के लिए नहीं झगड़ रहा है कि नौकरी कम है, वो झगड़ इस बात कर रहा है कि जो 500 नौकरियां शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड को मिल गई हैं, वो हमको, अरे तो 4910 तब भी तो रह जाते तुम। नौकरियों की जो शॉर्टेज है उस पर यूथ की लड़ाई नहीं है। और एक बहुत कायदे से चुनौती है मेरी तिवारी जी, बिल्कुल ओपन चुनौती है। आरक्षण के खिलाफ में लिखने वाले सोशल मीडिया पर, जितने भी फेसबुक पर, जितने भी यूट्यूब चैनल्स पे जिन पे डिबेट आ रही है, सारे के सारों की प्रोफाइल चेक कर लीजिए, वो जो या तो बीजेपी से है या आरएसएस से। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि आरक्षण का विरोध करने वालों की, जो मैंने कम से कम 90% की वो ऐसी निकली, 10% का तो क्लियर नहीं हुआ, वो किसी को दिखते, लेकिन 90% वो बाकायदा बीजेपी और आरएसएस के लोग होते थे जो आरक्षण के विरोध में आज भी लिख रहे हैं और लगातार लिख रहे हैं। तो ये एक सोच के लेवल पे, क्योंकि बड़े इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, समाजवादी पार्टी का अगर वोट बैंक यादव है, मुस्लिम है या बैकवर्ड क्लासेस है जो आया है, तो भाजपा का वोट बैंक क्लियर कट जो है वो सवर्ण है। और सवर्ण जो मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी कभी भी
ओबीसी या शेड्यूल कास्ट को पैरों पे खड़े हुए देखे हुए नहीं देख सकती। यूज तो कर सकती है कि कहा ठीक है, वो मोदी जी भी बोल देंगे इतना ठो ओबीसी हम मंत्री बनाए हैं, इतना ठो ओबीसी शेड्यूल कास्ट हम कैबिनेट में दिए हैं, लेकिन बकिया जब बात आगे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की जब बात बढ़ेगी, आरक्षण तो आप लागू तो वहीं तो करोगे जो सरकारी फंड से निकलने वाली जो नौकरियां हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लड़ाई करके एक नेताजी के टाइम पर ही एक जियो कराया था कि सरकारी सहायता से प्राप्त चाहे संविदा पे लोग रखे जाएं, चाहे सर्विस प्रोवाइडिंग पे रखे जाएं, सब में आरक्षण लागू होगा। कहीं पर भी सर्विस प्रोवाइडर की द्वारा प्रोवाइड की नौकरी में कहीं आरक्षण लागू नहीं हो रहा है, संविदा में कहीं पर आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। तो जब आपको डाइल्यूटे करना है, नौकरियां नहीं होगी तो आप कागजों में आरक्षण लेके चाटिए, जाति जनगणना का सर्टिफिकेट लेके घूमिए। तो मेरा मानना है मंडल मूवमेंट और सामाजिक सोशल जस्टिस की लड़ाई का दायरा को बहुत व्यापक करना पड़ेगा और सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि जो हमारा यूथ का जो भी अब इंटर्नशिप की बात कही गई कि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिया गया, लेकिन उस पर यह साइलेंट है पूरी तरीके से कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड को ये वर्तमान सरकार रिप्रेजेंटेशन देगी कि नहीं देगी। पहली बात तो ये होना ही नहीं है, ये भी जुमला ही साबित होगा। लेकिन अगर जुमला ना भी हो तो जो इंटर्नशिप जिसमें गवर्नमेंट अपना पैसा देने जा रही है उसमें शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का आरक्षण देंगे नहीं देंगे। और एक आंकड़ों की बड़ी सिंपल सी बात, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं। संविधान सभा में तय हो गया तो 100% आरक्षण शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का हो गया, जितनी आबादी है उनको उतना आरक्षण मिल गया। 64-65% का जो आबादी निकल के आ रही है बैकवर्ड की, वो आबादी मुश्किल से 27% आरक्षण पड़ रही है। और जो अपर क्लास है, अपर क्लास में भी उन्होंने ईडब्ल्यूएस लगा दिया और ईडब्ल्यूएस लगा के जो मात्र 13% 14% लोग हो रहे हैं उनको 10% आपने आरक्षण देके उनको एक तरीके से अनुपातिक रूप से देखिए तो सवर्णों को 65% आरक्षण आपने दे दिया है। 15% को आपने 10% देके 2/3 आरक्षण आपने दे दिया है। और आप कह रहे हो कि साहब शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का जो है आरक्षण बढ़ा दिया है, बिहार सरकार ने आरक्षण बढ़ाया तो आप उस पर रोक लगा दे रहे हैं। वहां पर आपको वो कोई चीज कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। 50% की सीलिंग इंदिरा साहनी केस में होती है, लेकिन 60% का आरक्षण हो जा रहा है और एक्सक्लूसिवली 10% जो है वो निकल के आ रहा है। और हमारे भी जितने भी नेतागण जिस समय ईडब्ल्यूएस का हुआ था उस समय बड़ा निकल के भी ये आया था कि साहब जो है वो एक केवल ये कहना चाहिए कि सर्वसम्मति का ही वो प्रस्ताव था। उस वक्त तमाम कुछ लोगों ने, जगत नारायण जी जैसे लोगों ने, जो वैचारिक लोग थे, उन्होंने कहा था कि ये चीजें सही नहीं है, लेकिन वो लागू हो गई। नतीजा क्या निकल के आ रहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई राजनीतिक एजेंडे से ज्यादा बड़ा ये सामाजिक आंदोलन है। और इस आंदोलन में हमें नौजवानों को और जो मूल समस्या है उनको भी जोड़ने की पड़त करेगी। और जो गलतफहमी है उनके दिमाग में, उस गलतफहमी को निकालने की जरूरत है। युवाओं से मेरी जब बात होती है, मैंने कहा 82-83 तक क्रिकेट की हिंदुस्तान में हालत ये थी कि 4 क्रिकेट क्लब थे, मद्रास का, बॉम्बे का, दिल्ली का और कैलकाटा का। वहीं से निकलते थे हम। हमारी जीतने का रेशियो 22 से 23% टेस्ट क्रिकेट का हुआ करता था, वनडे तब होता नहीं था। और पूरी दुनिया में एक मजाक थी कि इंडियन क्रिकेट टीम से ज्यादा फास्ट तो पश्चिम की महिलाएं फेंक लेती, महिला क्रिकेट तब वहां पे स्टार्ट हो चुका था, वो हमसे ज्यादा फास्ट बॉलें फेंका करते थे। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, नीचे की तरफ बढ़े और धोनी और आरपी सिंह, शीशन जैसे लोगों की एंट्री हुई, कपिल देव की एंट्री होती है, शिवलाल यादव की एंट्री होती है, तो आज की तारीख में आप नंबर 1 के दावेदार हो जाते हैं। क्योंकि एक जो 85% जो टैलेंट है, जिसको जरूरत है, उसको एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है। कोई मंडल कमीशन या जितने भी रिजर्वेशन है, ये केवल रिजर्वेशन ही तो है, कोई मनरेगा तो है नहीं जो रोजगार दूर कर देंगे। कितने लोगों आप रोजगार दूर कर देंगे? 1-1.5 करोड़ क्या नौकरियां है, 50-60 लाख 70 लाख जो है नौकरियां वो रिजर्वेशन में चली भी गई। आप देश की आबादी तो 144 करोड़ है, उस 144 करोड़ का पेट तो नहीं भरने जा रहा। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। और जो छुपी हुई प्रतिभा शेड्यूल कास्ट में, बैकवर्ड में जबरदस्त तरीके से है, वो निखारने की जरूरत है। एक अंतिम उदाहरण और आपको बता दूं कि हमारे लखीमपुर खीरी की बात, जो अपने से भिलाए मैं वही बताता हूँ। यहां पर एक टाइम पर डीएम हुए इंदु प्रकाश पांडे जी, हाईएस्ट टॉपर थे वो रहे, लेकिन वो बहुत
मतलब बहुत इफेक्टिव जिलाधिकारी नहीं हो पाए और सामान्य रूप से वो रिटायर हो गए। एक आए थे माता प्रसाद, ये शेड्यूल कास्ट थे और रिजर्वेशन के जरिए आए थे, लेकिन उनकी जो इफेक्टिवनेस थी वो कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार तक पहुंचे, लखीमपुर के जिलाधिकारी से होते हुए कैबिनेट सचिव केंद्र में, और शेड्यूल कास्ट से उनका कोई बहुत शानदार कोई एकेडमिक कैरियर भी नहीं था, सामान्य उनका एकेडमिक कैरियर था, रिजर्वेशन के जरिए वो आए थे। आपके मनमोहन सिंह जी हो, चाहे कल्पना चावला जी हो, चाहे आपके सैम पित्रोदा जी हो, ये लोग भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के जरिए ही इनको अमेरिका में अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जगह मिली थी कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकल के आए और उन्होंने अपनी मेधा को साबित किया। जेएनयू में आपने प्रोफेसर विजय मौर्य ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, जब हमारा संपर्क था अफ्रीका के देशों से और 150-200 लड़के हर जगह आते थे, कम से कम 10 राष्ट्राध्यक्ष आपके दिल्ली से और जेएनयू से निकले हुए लोग हैं जो अफ्रीकन कंटिनेंट में वो बने, जो कि बहुत छोटी छोटी समाज के वो लोग थे। तो प्रखरता के लिए एक लाइन में कह के जाति जनगणना तो जरूरी है ही है, लेकिन अब इससे आगे की सोच करनी पड़ेगी। इस मूवमेंट को जोड़ने के लिए, जन आंदोलन से जोड़ने के लिए बेरोजगारी को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तब सामान्य रूप से हम इसको जोड़ पाएंगे, जनता से जोड़ पाएंगे। बस इतना ही मुझे कह रहा था। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। अब एक बार फिर चलते हैं जगनारायण जी के पास। जगनारायण जी, विपक्ष में रह के तो आप खाली हल्ला मचा सकते हैं, आप केवल दबाव बना सकते हैं, लेकिन आप तो सत्ता के पास हैं, सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। आप अगर सत्ता का सहभागी ये नेतृत्व अगर इसका दबाव बनाता है तो तुम्हारे नजर से वो ज्यादा सार्थक होता है। तो आप जैसे नीतीश जी सत्ता में ही आने के बाद जब उनका सहयोगी आरजेडी होता है तो उन्होंने एक स्तर से आगे बढ़ करके उन्होंने एक एक्शन लिया। आज की तारीख में आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत है ये जिसके चलते ये आंदोलन, ये मंडल मूवमेंट और इससे संबंधित जाति जनगणना का मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा? जगनारायण जी, उसके बाद चलेंगे जितेंद्र जी। तिवारी जी, आपके माध्यम से मैं शशांक यादव जी का बहुत जो इन्होंने सवाल किया रखा, मौजूद सवाल है, लेकिन जब देश WTO में हस्ताक्षर कर दिया तो इस देश की कौन सी पार्टी है जो उसके खिलाफ खड़ी है? क्या सपा उसके खिलाफ है? क्या मेरा जनता दल उसके खिलाफ है? तो मैं इनसे अदब के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि जिन मौलिक सवालों को आप उठा रहे हैं, वो जब ग्लोबलाइजेशन और ये लिबरल मेरिटोक्रेटिक कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसके तहत तो ये संभव नहीं है। डॉक्टर लोहिया ने कहा, बिहार और यूपी में तिवारी जी एक लोकोक्ति है कि कुछ पिछड़ी जाति के लोगों ने, जो अति पिछड़ी जाति के लोग थे, तो लोहिया जी से कंप्लेन किया कि भाई आप यादवों को बहुत टिकट देते हैं। डॉक्टर लोहिया कोई पिछड़ा थे नहीं, उन्होंने अति पिछड़ा लोगों को समझाया ये बहुत बड़ा गेट है, आयरन गेट लगा हुआ है इस देश के रूलिंग क्लास का। तो भाई ये बताओ कि ये यादव लोग इस गेट को तोड़ देंगे तो उस बाउंड्री में तुम भी इंटर करोगे, उस महल में प्रवेश करोगे, तो खिड़की से तुमको भी तो सांस लेने का मौका मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं शशांक जी आपके माध्यम से, तो इस देश में जो आर्थिक नीतियां हैं, वो आर्थिक नीतियों पर इस देश की कोई पार्टी अलग नहीं है। आप भी इन्वेस्टर मीट्स कराते हैं, हम भी करा रहे हैं, सीपीएम के लोग भी करा रहे हैं। सवाल यह है कि जो आर्थिक नीतियां हैं, मार्केट खुला है। मार्क्स और बहुत सारे दार्शनिकों ने ये फ्री मार्केट के इकोनॉमी के कंसेप्ट को, उसको एक्सटॉर्शन की मार्केट कहा है, लूट का बाजार कहा है। तो लूट के बाजार में शशांक जी आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग की पॉलिटिकल पार्टी में जिसमें काम कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ दबाव बना पा रहे हैं कि WTO के शर्तों को नहीं माना जाए। तो WTO के शर्त को भी मानिएगा, और इस देश में WTO के शर्तों के मानने के चलते
इस देश की इकोनॉमी की हालत ये हो गई है कि सेबी फेल कर गया, सारा चीज फेल कर गया, डीटीए कानून बनाना पड़ा, फिर जब बजट में गड़बड़ी होने लगा तो एफआरबीएम बनाना पड़ा। क्या से क्या चीज इकोनॉमी में चल रहा है। अभी तो इस देश में हम सामाजिक मुद्दा पर लड़ रहे हैं। पहले शशांक जी गेट तो टूटने दीजिए, गेट जब खुलेगा टूटेगा तो हमारे लोग भी, एससी के लोग, ओबीसी के लोग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लोग पहले इंटर तो करें। आप देखते हैं कि आज के दिन में हमारे लोग भी पत्रकार हैं, हमारे लोग भी प्रेस में खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, दिलीप मंडल खड़ा है, जोगेंद्र यादव, कुछ तो खड़ा है लोग। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पहले इस देश के अंदर सामाजिक ताकतों को, सामाजिक रूप से जो ताकतें अपने बुद्धि, विवेक और धूर्तता से समाज को खंड खंड में बांटे हुए है, पहले उसकी लड़ाई लड़ी जाए। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं और शशांक जी 25 ट्रिलियन इकोनॉमी अमेरिका के बजट में प्रति वर्ष वैसे बच्चों पर खर्च होता है जिनके पिता का नाम नहीं है, जिनके बाप का नाम नहीं है, उस पर खर्च होता है अमेरिका का 25 ट्रिलियन। हम 5 ट्रिलियन का सपना देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से शशांक जी इकोनॉमिक मॉडल जो हम अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसमें मनमोहन सिंह ने और उसने नरसिम्हा राव जी ने उसको आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही है। हमारे बिहार के विपक्ष के नेता हैं आरजेडी के तेजस्वी जी, उनके पिताजी ने पुरी और रांची के होटल को उसी पॉलिसी के तहत कोचस बदर को दिया जो मुकदमा में फंस गया है। तो मेरा कहना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ कोई नहीं है। अब ये मामला सामाजिक मामला है, आर्थिक मामला का अलग संघर्ष होगा और हम सारे लोग अपने अपने प्रांतों में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो इन्वेस्टर्स मीट करा रहे हैं और खुश होते हैं कि इतना इन्वेस्टर्स आए, भले को लगाए चाहे ना लगाए। तो मेरा कहना है कि जब इकोनॉमिक पॉलिसी जो WTO के शर्तों को मानकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप रोजगार को, और दुनिया में जान लीजिए पहले फिक्स टाइम का मजदूर होता था, फिक्स टाइम का मजदूर 8 बजे सुबह जाएगा तो 4 बजे छोड़ देता था। आज दुनिया में फिक्स टाइम है, उसको फिक्स दिया जाता है कि इतना काम करोगे तुमको इतना पैसा देंगे। तो आप यदि दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी को बदलने का, उसके सिस्टम को चेंज करने की क्षमता रखते हैं, तब तो हिंदुस्तान को ग्लोबल इकोनॉमी से अलग होना पड़ेगा। तभी हम जो है उस रोजगार की और उसकी बात, व्यवस्था की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी सामाजिक सवाल है जो हमारे पास उपलब्ध है, उन उपलब्ध साधनों में पिछड़ों को, शेड्यूल कास्ट को, अति पिछड़ों को और जो वंचित समाज है उसको कैसे हिस्सेदारी मिले, इसकी लड़ाई चल रही है। अभी देश में गरीबी की लड़ाई नहीं चल रही है, अभी विषमता की लड़ाई चल रही है। अभी i10 गाड़ी रखने वाला आदमी उपभोक्ता संस्कृति का शिकार है। स्वयं संयम खत्म हो चुका है। जब संस्कृति का विनाश होता है तो स्वयं संयम, जिसको सेल्फ रिलायंट कहते हैं, कंस्टेंट कहते हैं, वो समाप्त होने की स्थिति में है। समाज में बहुत तरह के विच्छिन्न स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए गांधी जी इस बात को कहते थे कि भाई आत्मनियंत्रण करो। आत्मनियंत्रण क्यों खत्म हो रहा है? उपभोक्ता संस्कृति के चलते, ये मीडिया के चलते, ये जो साइंस टेक्नोलॉजी के चलते बहुत सारी चीजें समाज में बदल रही है जिसको पार्टियां नहीं रोक सकती। जी जगन जी, शशांक जी आपकी टिप्पणी, उसके बाद हम चलेंगे जितने। बाबूजी केवल मेरा इतना निवेदन था कि जिन मदों में, जिन पदों पे सरकारी पैसा लग रहा है वहां पर आप आरक्षण लागू कर दीजिए। और जिन गिग वर्कर्स की आप वेस्टर्न इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सोशल सिक्योरिटी उनको इतनी दे रखी है कि उनको जीवन के भविष्य की चिंता नहीं है, तब जाके वो इस तरह के लेबर कानून ला पाए हैं। आप भी सोशल सिक्योरिटी दे दीजिए। यहाँ पर भी ठेके पे लोग आपने पक्का जो मीठा मीठा हक तो कर लिया बनियों का, जो पूंजीपतियों का, कि वहां की वेस्टर्न इकोनॉमी में ये है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। हम किस रूप से, जहां पर प्रशासन क्या पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, मेरा इतना कहना है कि वहां पर आरक्षण लागू हो। मेरा इतना निवेदन है जी। हम इसके खिलाफ कहा, लेकिन इकोनॉमी मेन प्रॉब्लम है।
चल जनरल जी, आप हम चलते जितेंद्र मीणा जी के पास। ये जितेंद्र मीणा जी, ये जितना घमासान मचा हुआ है, सवाल ये है कि जितने लोग इसके पक्षधर हैं वो लोग भी आखिर इस चीज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अंतिम समाधान तो सत्ता पक्ष के ही तरफ से होगा, तो इसके लिए क्या रणनीति बननी चाहिए? जितेंद्र मीणा जी, देखिए आपकी। जी, इसमें ये है कि रणनीति क्या होगी वो तो बहुत अलग अलग मैकेनिज्म है, क्योंकि वो रास्ता तो पार्लियामेंट से निकलेगा। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम लोग पिछले कई सालों के कई दशकों से खोज रहे हैं। जैसा कि शशांक जी ने बताया कि हमारे पास ऑलरेडी एक लिमिटेड स्पेस है जिसे हम गवर्नमेंट सेक्टर कह रहे हैं, पब्लिक सेक्टर जिसको कह रहे हैं। एक बड़ा स्पेस तो प्राइवेट सेक्टर का है, जहां पर कि इस तरीके के कोई प्रोविजंस नहीं, और प्राइवेट सेक्टर की क्या कंपल्सन्स हैं या जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में अभी जगनारायण जी बात कर ही रहे थे। लेकिन देखिए, दो तीन चीजें हैं जिसपे हम लोग फोकस किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई पब्लिक सेक्टर अभी भी हमारे ST SC OBC के सारे तबके को अकोमोडेट करने की कंडीशन में नहीं है। वो इस स्थिति में नहीं है कि वो सबको संभाल पाए। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो लगातार बातचीत चल रही है बहुत लंबे समय से कि भाई क्या हम लोग प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दे सकते हैं, एक ऑप्शन के तौर पर उससे हम लोग जो है उसे खोला जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि बहुत लंबे समय से लैंड रिफॉर्म की बात चल रही थी कि जो भूमि सुधार का आंदोलन क्या जो लॉ 1952 में आया था, और देश के एक हिस्से में भूमि सुधार हुआ भी था, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां भूमि सुधार नहीं हुआ था। और एक वो भी रास्ता है जहां हम लोग लैंड रिफॉर्म के माध्यम से जो लैंडलेस तबका है उसको हम लोग वापस से अकोमोडेट कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पे, नौकरी के अलावा भी। क्योंकि हम सब अगर सरकारी नौकरी की भी बात करें तो देश का इतनी बड़ी आबादी है, उसे हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते सरकारी नौकरी में, उसको प्राइवेट में भी नहीं एडजस्ट कर सकते। तो उसके लिए हमें ऑप्शंस अगेन तलाशने होंगे, तो वो खेती के ही होंगे। और उस सिचुएशन में हमें वापस लैंड रिफॉर्म की तरफ जाना होगा, और वो एक विकल्प के तौर पर ट्राई किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या आज की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास एक कमिटमेंट है कि वो लैंड रिफॉर्म जैसे कदम को उठा सकती है? हमने देखा है कि देश का बड़ा हिस्सा अभी भी लैंड रिफॉर्म को डिमांड करता रहा, गाये बगाए भले वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स से बाहर है, लेकिन उसकी डिमांड करता रहा, लेकिन उस पर अब चर्चा नहीं हो रही है। तो ऐसे में वो बहुत जरूरी डिबेट, अगर उस पर चर्चा करें तो शायद वहां से इस रोजगार की समस्या का समाधान निकाल करके ला सकते हैं, और जो मंडल कमीशन की जो स्प्लिट है उसको भी वापस पा सकते हैं। जी म्यूट करिए, म्यूट करिए जी। मंडल कमीशन, मंडल साहब की जो मंशा थी, उस मंशा के अनुरूप उनकी रिपोर्ट के बावजूद उनके रिपोर्ट पर लागू तो न उस पर चर्चा भी सही माने में नहीं हो रही है। जिस तरीके का आंदोलन मूवमेंट बनना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। उसके माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में लोग आए और अपनी मजबूत पकड़ भी बनाए, लेकिन वो शायद उतनी ईमानदारी के साथ वो उस पर पहल नहीं कर पाए जिसकी जरूरत है आज। और आज जाहिर सी बात है, केवल रिजर्वेशन के लिए नहीं, ये देश के तमाम निर्णयों को लागू करने के लिए या कोई भी प्लानिंग बनाने के लिए यह जरूरी है कि हमारे पास आंकड़े तो हों, कम से कम जातियों के आंकड़े क्या है, आर्थिक आंकड़े क्या है, सामाजिक आंकड़े क्या है, राजनीतिक आंकड़े क्या है, और खास करके सत्ता चाहे जिस तरीके की भी सत्ता हो, उसके आंकड़े तो हमारे पास। हम आंकड़े ही इकट्ठा करने से क्यों कतरा रहे हैं, या जो आंकड़े हमारे इकट्ठा हो जाते हैं उन आंकड़ों को हम आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे आखिर हमारी क्या मंशा है कि हम देश की जनता से, देश से हम तमाम आंकड़े हम छुपाने की कोशिश करते हैं, जबकि आज की तारीख में तो वैश्विक दुनिया हो गई है। हमारे पास सिम कार्ड है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास तरह तरह के डाटे हैं जो हमारे अलावा दूसरे लोगों के लिए पास भी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्या कारण है कि हमारी सरकारें या सत्ताधीश लोग इन आंकड़ों से लुका छिपी खेलने की हमेशा कोशिश करते